दोस्तों नमस्कार। सरकार चल रही है और सिर्फ चल ही नहीं है बल्कि देखने में तो सब कुछ व्यवस्थित दिखाई देता है। कैबिनेट की बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं। रिजर्व बैंक को नए नए निर्देश दिए जा रहे हैं। दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों को संदेश दिया जा रहा है कि भारत आज भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। खाड़ी देशों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि भारत और उनके संबंध पहले जैसे ही मजबूत रहेंगे। यूरोप को बताया जा रहा है कि भारत आज भी एक विशाल बाजार है जहां उनके उत्पादों की भारी खपत हो सकती। एमएसएमई सेक्टर के लिए नई योजना बन रही। कृषि क्षेत्र के लिए नए रास्ते खोले जा रहे हैं। तेल का कोई बड़ा संकट नहीं दिखाई देता। गैस को लेकर कोई आपात स्थिति नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरी तरह बंद नहीं हुआ। महंगाई को लेकर भी सरकार दावा कर रही है कि हालात नियंत्रण में। तो फिर सवाल यह है, अगर सब कुछ ठीक है तो आखिर राहुल गांधी ने यह क्यों कहा कि 1 वर्ष के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? यह कोई साधारण राजनीतिक बयान नहीं था। यह एक ऐसा दावा था जिसने सत्ता, नौकरशाही और आर्थिक व्यवस्था तीनों को लेकर नई बहस छेड़ दी। और यहीं से आज की चर्चा शुरू होती, क्योंकि राहुल गांधी का दावा केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं था। उन्होंने इससे भी आगे बढ़कर कहा कि देश के भीतर संस्थागत स्तर पर एक प्रकार का इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट चल रहा है। उन्होंने कहा कि जिन संस्थानों को अब तक पूरी तरह नियंत्रित माना जाता था, उन्हीं संस्थानों के भीतर से अब सूचनाएं बाहर आ रही हैं। उन्होंने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के संदेश मेरे पास आ रहे हैं, इंटेलिजेंस सिस्टम के लोग जानकारी दे रहे हैं, वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी जानकारी दे रहे हैं, सिस्टम के भीतर से सूचनाएं आ रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्या वे नौकरशाह जिनकी नियुक्तियां इसी व्यवस्था के दौरान हुई अब खुद भविष्य को लेकर आशंकित है? क्या उन्हें लगने लगा है कि अगर परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो सबसे पहले उन्हीं से जवाब मांगा जाएगा? दोस्तों, भारत की राजनीति में सत्ता बदलती रहती है, लेकिन नौकरशाही हमेशा बनी रहती है। नेता आते हैं और जाते हैं, लेकिन फाइलों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी वही रहते हैं। और अगर कभी सत्ता परिवर्तन होता है तो सबसे पहले उन्हीं फाइलों को खोला जाता है। यही कारण है कि राहुल गांधी का बयान को कुछ लोग सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि सिस्टम के भीतर बढ़ती बेचैनी का संकेत मान रहे हैं। अब आइए उस आर्थिक पक्ष को समझते हैं जिसका बार बार जिक्र किया जाता है। दावा किया जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बाहर से जितनी मजबूत दिखाई देती है, अंदर से तस्वीर उतनी सरल नहीं। विपक्ष का आरोप है कि जीडीपी वृद्धि के आंकड़े वास्तविकता को पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं करते। दावा यह भी किया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। आईएमएफ, विश्व बैंक और अन्य वैश्विक वित्तीय संस्थानों की रिपोर्टों के आधार बनाकर कहा जा रहा है कि विकास की दिशा को लेकर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि वास्तविक आर्थिक वृद्धि की दर सरकारी दावों से कम है। यह भी कहा जा रहा है कि महंगाई, मुद्रा अवमूल्यन और वास्तविक क्रय शक्ति को जोड़कर देखें तो आम नागरिक की स्थिति लगातार कठिन होती जा रही है। अगर बैंक में जमा पैसा महंगाई से कम गति से बढ़ रहा है तो तकनीकी रूप से व्यक्ति की वास्तविक संपत्ति घटती है, और यही वह बिंदु है जहां आर्थिक चिंता सामाजिक चिंता में बदल जाती है। अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। दावा किया गया कि लगभग 2,63,000 ऋण आवेदन विभिन्न क्षेत्रों एमएसएमई, कृषि और रिटेल सेक्टर से आए।
इनकी कुल मांग लगभग 1,71,000 करोड़ बताई गई। इनमें से लगभग 80,000 आवेदनों को स्वीकृत देने की प्रक्रिया शुरू हुई। करीब 35,194 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया, जबकि इसके मुकाबले लगभग 15,720 करोड़ की गारंटी ली गई। इन आंकड़ों के आधार पर यह तर्क दिया जा रहा है कि बैंकिंग प्रणाली पर दबाव बढ़ रहा है और यदि ऋण मांग लगातार बढ़ती रही तो भविष्य में बैंकिंग क्षेत्र को भारी पूंजी की आवश्यकता होगी। अगर इस देश के भीतर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, वह इस देश के इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ और उनकी कतार में दूसरे नौकरशाह ही क्यों न हो, इस देश की जुडिशरी के भीतर की हरकत जो सरकार के साथ नेक्सस के साथ चल रही है, उस पर पैनी नजर रखने वाले जुडिशरी के अधिकारी ही क्यों न हो, रिजर्व बैंक जिसने इस बार सबसे ज्यादा सरकार को डिविडेंड दिया 2,86,000 करोड़, वही आरबीआई जानकारी दे रहा है कि बैंकों की हालत खस्ता है। कर्ज लेने वालों की मांग बहुत बढ़ चुकी है। तो क्या राहुल गांधी को यह सारे मैसेज मोदी के वही नौकरशाह दे रहे हैं जिन नौकरशाहों पर भरोसा करते हुए अभी तक इस देश के पूरे सिस्टम को अपने हाथ में दबोच कर मोदी सरकार ने रखा। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का बहुत साफ तौर पर कहना है कि ग्रोथ 4.2% से ज्यादा नहीं है। भारत के भीतर का जो ग्रोथ था 2024-25 में वो 3.76 ट्रिलियन था, 25-26 में 3.92 ट्रिलियन था। ये हम IMF की रिपोर्ट आपको सिर्फ बता रहे हैं, इसके जरिए की जो ग्रोथ 4.2% भी दिखलाया गया। अब नई परिस्थिति यह है कि अगर उसमें आप अब नई परिस्थिति यह है कि अगर उसमें आप इन्फ्लेशन यानी महंगाई जोड़ दें तो जो करेंसी की स्थिति है जो सबसे कमजोर हो चली है रुपया, उसको भी जोड़ दे तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय ग्रोथ एक झटके में 2 से 4% के इर्द गिर्द आकर खड़ी हो जाएगी। और इन सब के बीच जो कच्चा तेल है, गैस है, उसके रिएक्शन प्राइसेस, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इन सबको जोड़कर और जिस तरीके से महंगाई का बढ़ना और बैंकों के इंटरेस्ट मिलना, इन दोनों में हर का पैसा कमजोर हो रहा है, तो खतरा तो मंडरा रहा है। और यह खतरा अगर बैंकों में जमा पैसा इस देश के आम आदमी उसकी समझ में आ जाएगा कि उसका बैंक में जमा पैसा भी इस देश में रहते वक्त और कमजोर और कम हो गया, तो फिर वह क्या करेगा। यहीं से विपक्ष उस कथित आर्थिक सुनामी की बात करता है जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया। नया निर्देश तो बैंकों को यह भी दिया गया जो 12 सरकारी बैंक हैं कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 है, उसको लेकर आप बैंकों में रिजर्व पैसा रखिए, क्योंकि खतरा यह है कि बैंकों से अब लोन लेने की स्थिति में इस देश का सिर्फ कॉर्पोरेट या इंडस्ट्रियलिस्ट सेक्टर ही नहीं बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर, MSME और सबसे बड़ी बात कि इंडिविजुअल लेवल पर बैंकों से लोन लेकर अपना जीवन यापन करता है। जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, उनके सामने संकट गहरा आने वाला है। आरबीआई के जरिए यह भी निकल कर आई कि इस दौर में लगभग 2,63,000 आवेदन लोन के लिए डाले गए। रिटेल, MSME और एग्रीकल्चर सेक्टर से लोन के लिए जो बैंकों में आवेदन दिया, उसकी कुल कीमत मांगी गई लगभग 1,71,000 करोड़। यह है 63,000 आवेदन की मांग। हमें इतना लोन आप दे दीजिए, सरकार पैसा दे, बांट दे, रिजर्व बैंक नोट छापने लग जाए।
परिस्थितियां तो नाजुक हैं और इस नाजुक परिस्थिति में यह भी जानकारी आई कि जितने एप्लीकेशन आए थे उसमें से लगभग 80 से 85 एप्लीकेशन पर पॉजिटिव नोट लिख दिया गया कि ठीक है, आपको लोन हम देंगे, जबकि कुल आवेदन थे 2,63,000। लगभग 80,000 पर सहमति बनी। इन 80,000 को जो सेंशन रकम की गई वह है 35,194 करोड़। और गारंटी इसकी एवज में जो ली गई, अक्सर गारंटी ज्यादा ली जाती है। पहली बार जो पैसा सेंशन किया गया, गारंटी उसकी आधी ली गई 15,720 करोड़ और लोन दिया जा रहा है 35,194 करोड़। अब आइए अंतरराष्ट्रीय आयाम पर। इस पूरे विमर्श में वेनेजुएला का नाम बार बार सामने आता है। वेनेजुएला अब आइए अंतरराष्ट्रीय आयाम पर। इस पूरे विमर्श में वेनेजुएला का नाम बार बार सामने आता है। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में से एक है। दावा किया जा रहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच नए आर्थिक और ऊर्जा संबंध विकसित किए जा रहे हैं। इस यात्रा में वेनेजुएला का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भारत आया, जिसमें विदेश मंत्रालय, वित्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार और परिवहन जैसे मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल बताए गए। इस घटनाक्रम को कुछ लोग भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ लोग इसे बदलते वैश्विक आर्थिक समीकरणों का संकेत मान रहे हैं। इसी दौरान चीन के साथ भारत के व्यापारिक घाटे का भी उल्लेख किया जाता है। दावा है कि व्यापार घाटा 110 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है और यह निर्भरता भविष्य में रणनीतिक चुनौती बन सकती है। अब यह सवाल फिर वही है, क्या यह केवल विपक्ष के राजनीतिक व्याख्या है या वास्तव में आर्थिक और संस्थागत स्तर पर कोई बड़ा बदलाव हो रहा है? दोस्तों, राहुल गांधी का सबसे बड़ा दावा यह है कि सिस्टम के भीतर मौजूद लोग उन्हें लगातार सूचनाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा, मोदी जी के बारे में, अमित शाह के बारे में, मंत्रियों के बारे में, अजीत डोभाल के बारे में लगातार जानकारी सिस्टम से आ रही है। अगर यह दावा सही है तो यह एक बड़ी राजनीतिक घटना होगी, और अगर यह केवल राजनीतिक बयान है तब भी इसका राजनीतिक महत्व कम नहीं हो जाता, क्योंकि इससे एक संदेश जाता है कि विपक्ष अब केवल चुनावी लड़ाई नहीं लड़ रहा बल्कि संस्थागत विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा रहा है। दोस्तों, इस पूरे विमर्श का केंद्र केवल एक व्यक्ति नहीं, न केवल प्रधानमंत्री मोदी, न केवल राहुल गांधी, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की नौकरशाही, भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं और भारत का भविष्य। क्या भारत वास्तव में अधिक संकट की ओर बढ़ रहा है? क्या नौकरशाही के भीतर बेचैनी है? क्या संस्थानों में विश्वास का संकट पैदा हो रहा है? क्या विदेशी निवेशकों का व्यवहार किसी बड़े बदलाव का संकेत है, या फिर यह सब राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा है? इन प्रश्नों का उत्तर आने वाला समय देगा, लेकिन इतना निश्चित है कि आज भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां राजनीति, अर्थव्यवस्था, नौकरशाही, वैश्विक कूटनीति और कॉरपोरेट शक्ति सभी एक दूसरे से गहराई से जुड़ चुके हैं। और शायद यही कारण है कि राहुल गांधी की इस बयान ने इतनी बड़ी बहस को जन्म दिया है। अब सवाल आपसे है, क्या यह केवल राजनीतिक बयानबाजी है या फिर वास्तव में सिस्टम के भीतर कोई ऐसे हलचल शुरू हो चुकी है जिसकी आहट अभी आम जनता तक पूरी तरह नहीं पहुंची? अपनी राय
कमेंट में अवश्य दीजिए। मिलते हैं एक नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।